हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है सर। मैं हूं आकाश शर्मा, एक बार फिर से आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हम पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो भाई सिलेबस इनका कंप्लीट नहीं हो पाता है या सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, या मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आपको क्वेश्चंस तो करा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी थ्योरी पर कमांड नहीं है। तो आपको बता दूं, आपकी थ्योरी पर आज मैं कमांड बनवाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बनवाऊंगा जिससे कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस आपके 10+2 में बन सकें और 10th क्लास में अगर कोई बच्चा है तो वो अच्छे तरीके से फास्ट रिवीजन भी कर पाए। तो आपको बता दें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम हिंदी में नियंत्रण एवं समन्वय बोल देते हैं। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो सब आ जाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करना क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्ट मतलब कि बहुत ही अच्छा मिलने वाली है। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। तो ऐसे सभी प्राणी जो पर्यावरण में रहते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो इसका मतलब जो अनुक्रिया जो कर रहे हैं वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही करेंगे। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उसे उद्दीपन कहा जाता है। तो वही पार्ट क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गया, ठंडा हो गया, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, तो ये सभी क्या है? ये सभी उद्दीपन करने का काम करते हैं। क्या करेंगे? उद्दीपन का। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो सभी जंतु में दो मुख्य तंत्र होते हैं। पहला होता है तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा होगा? अंतःस्रावी तंत्र। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, ध्यान रखना, पौधे के अंदर नहीं होता। अंतःस्रावी तंत्र में एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो इसके अंदर देखने को मिलती हैं जहां से हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं और हार्मोन्स रिलीज करने के बाद में वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, मतलब नर्वस सिस्टम के बारे में। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय में कौन कौन सी चीजें काम आएंगी? तंत्रिका और पेशी ऊतक, ये दोनों चीजें बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण किससे होगा? तो तुम बोलेंगे न्यूरॉन से, जिसको तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। और यह हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी मानी जाती है। यह सूचना को, किसको? यह सूचना को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाया जाता है। तो आपको बताएं, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना को ले जाने का काम जो करेगा वो न्यूरॉन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर है ग्राही। ग्राही को बोलते हैं रिसेप्टर। ग्राही को क्या बोलेंगे? रिसेप्टर बोलेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करेंगे। ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचना का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो 5 होती हैं। हमारे जो ये कान हैं ये क्या काम करते हैं? तो ये चीजों को सुनते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सुनना और शरीर का संतुलन, इन दोनों का काम कान के द्वारा होगा। यह है आंख। तो आंख में प्रकाशग्राही होगी और देखना। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम से ही हम चीजों को देख पाते हैं, ये भी ध्यान रखना। त्वचा, त्वचा द्वारा तापग्राही, टेम्परेचर को रिसीव करेंगे, गर्म और ठंडा पता लगाएंगे। और स्पर्श, तो स्पर्श का पता भी त्वचा के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां है नाक। तो नाक ग्रहण ग्राही है जो गंध का पता लगाती है। जीभ रस संवेदी ग्राही है जो स्वाद का पता लगाने का काम करती है। और आपको बता दें कि भैया हर एक बच्चा ही नहीं, मनुष्य को अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जीभ जो होती है यही इंसान को अच्छा और बुरा जो है ये जीवी बनाती है। क्योंकि शब्द जब हमारे अच्छे निकलेंगे माउथ से तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, अगर गलत शब्द निकलेंगे तो गलत इंसान हम बनेंगे। तो इसलिए शब्दों को बहुत ही सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए किसी के सामने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो
आपको बता दें तंत्रिका कोशिका जो होती है ये इसके द्वारा ही न्यूरल सिस्टम जो होगा वो पूरा बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बाहर की साइड में जो शाखाएं हैं इन शाखाओं को हम दुम्रिका बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलेंगे। यहाँ पर जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये कोशिका का है जिसको साइटोन बोला जाता है, ये केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस बोल देंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा पार्ट है ये तंत्रिकाक्ष है जिसको एक्सोन कहा जाता है। लास्ट में तंत्रिका का अंतिम सिरा होगा जिसको सिनेप्टिक घुंडियां भी बोल देते हैं। और एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जब इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, ठीक है ना, तो वो दो माध्यम से होगा, केमिकल और इलेक्ट्रिक, ठीक है, विद्युत और रासायनिक रूप से सूचना पहुंचाई जाती है। और एसिटाइकोलिन एक केमिकल होता है, ठीक है, वो इसमें हेल्प करेगा। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग। दुम्रिका कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं। तो सूचना जो प्राप्त करने का काम करेंगी वो दुम्रिका के माध्यम से किया जाएगा। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, तो विद्युत आवेग के रूप में सूचना जो होगी वो चलेगी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तंत्रिकाक्ष यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दुम्रिका तक पहुंचाता है। तो एक्सॉन जो होगा एक जगह से सूचना को दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कर देगा। यहां देखिए अंतर्ग्रथन सिनेप्स बोलते हैं, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुम्रिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके, ठीक है ना। तो आपको बता दें एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में ये आवेग को संचरित करने का काम कर देगा। कौन करेगा? सिनेप्स करेगा। यहां है प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया? जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। जब कोई गर्म वस्तु होती है तो उस पर जब हमारा हाथ लग जाता है तो तुरंत क्या हम करते हैं? तुरंत वहां से हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो भाई पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। भैया बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर भी तुम्हारे लिए गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी किया करो, जिससे कि सामने वाला बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो कुछ सपोर्ट आप करेंगे तभी अच्छा लगता है, ठीक है। चलो प्रतिवर्ती चाप देखो। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे उद्दीपन ऊष्मा के द्वारा होगा, ग्राही अंग त्वचा होगा, ये पहुंचेगा मेरुरज्जु में जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे। यहां से सूचना जाएगी कार्यकारी अंग में पेशी की तरफ और पेशी क्या काम कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ दिखाता हूं तुम्हें। अनुक्रियाएं जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं, की जाएगी जैसे बोलना, लिखना, ठीक है, ये ऐच्छिक है। अनैच्छिक मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब किस में आएंगी? ये बताओ सब किस में आएंगी? ये सब अनैच्छिक में आएंगी, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। तो इस तरीके से कुछ क्रियाएं जो होती हैं किस किस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या है? तो कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। आपको बता दें मानव का जो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। आपको बता दें जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को रखा जाता है। इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें कपाल तंत्रिका आएंगी जो मस्तिष्क से निकलेंगी, इसमें मेरु तंत्रिका आएंगी जो मेरुरज्जु से निकलने का काम करती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। तो ये है मानव मस्तिष्क, मतलब हम अपने मस्तिष्क के बारे में चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मस्तिष्क जो होता है 3 प्रमुख भागों में बटा होगा। अग्र मस्तिष्क, ये आगे वाला पार्ट,
मध्य मस्तिष्क ये वाला पार्ट, और पश्चिम मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के पीछे वाला जो पार्ट है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क की जो बात करेंगे, मतलब ये आगे वाला पार्ट है, सेरिब्रम वाला पार्ट है ये। ठीक है ना, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक और जटिल विशिष्ट भाग है। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट जो है मस्तिष्क का वो यही माना जाता है। ठीक है, यह प्रमस्तिष्क है जिसको सेरिब्रम कहा जाता है। क्या काम करेगा? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो हम जो कुछ भी सोचते हैं वो कहां से सोचेंगे? यहां से। तो इस वाले पार्ट को ही प्रमस्तिष्क बोलेंगे। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रण करना, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूं, मैंने इसको पकड़ रखा अपनी इच्छा से, मैंने इसको इस हाथ में पकड़ लिया। ये सभी काम जो अपनी इच्छा के अनुसार किए जाते हैं वो अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। सूचनाओं को याद रखना, जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो हम कहते हैं ना कि यार वो चीज याद नहीं आ रही, ऐसे सिर में ऐसे करके तो सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है अग्र मस्तिष्क की मेमोरी वाला जो पार्ट है वो यही होता है, ये सूचना को कलेक्ट करने का काम करेगा। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। तो शरीर के विभिन्न भागों से सूचना कलेक्ट की जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भूख से संबंधित केंद्र, तो आपको बताएं इसी में एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट होता है भूख प्यास का केंद्र जो होता है वो माना जाता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, मतलब हमारे शरीर के अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। कौन सी अनैच्छिक क्रिया? देखिएगा, पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। तो इनको कंट्रोल करने का काम किसके पास है? मध्य मस्तिष्क के पास है। लास्ट है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला जो दिमाग है, जिसको नाना पाटेकर कहा करता था कि पीछे पीछे मत मारा करो, पीछे छोटा दिमाग होता है। तो छोटा दिमाग जो होता है वो बोलते हैं सेरिबेलम को। ठीक है, चलो आगे दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां अनुमस्तिष्क है। शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, मतलब शरीर की स्थिति और संतुलन को बनाने का काम किसका होगा? अनुमस्तिष्क का। ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्ध करता है। ठीक है, पेन उठाना, तो यहां पेन रखा हुआ है, पेन उठाने का काम, ये वाला जो काम है, ठीक है, ये अनुमस्तिष्क का है। ठीक है, जैसे डांस वगैरह करना, चलना, दौड़ना, बैठना, ये सभी चीजें जो होती हैं इसी में आ जाएंगी। मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप या बमन। रक्तचाप को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। बमन का मतलब होता है वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम जो होगा मेडुला ऑब्लोगेटा का होता है। और लार का श्रावण भी यहीं से होगा। ठीक है ना। पॉन्स क्या करेगा? अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, मतलब सांस लेने वाली जो प्रोसेस होती है श्वसन को कंट्रोल करने का काम जो होगा वो हमारा होगा पॉन्स का। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये दीजिए, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है हमारा दिमाग। इस दिमाग में ये अग्र मस्तिष्क है, जहां पर ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, इसको हाइपोथैलेमस बोलेंगे। यहाँ पीयूष ग्रंथि लगी हुई है। ठीक है ना, ये अग्र मस्तिष्क। और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा प्रमस्तिष्क का होगा। कपाल द्वारा, खोपड़ी द्वारा ये घिरा हुआ होता है। यहाँ होता है मध्य मस्तिष्क, और नीचे की साइड में पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा, अनुमस्तिष्क, ये वाला पार्ट होता है। और नीचे की साइड में जो निकला हुआ होता है उसको बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जो प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, चलो यहां देखिए, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। तो मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तो दिमाग किसमें सुरक्षित रहता है? तो बोलेंगे क्रेनियम में। स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है, बोलेंगे कशेरुकदंड में। ठीक है ना। ये है ज्ञानेंद्रियां, संवेदी तंत्र का तंत्र द्वारा सूचना पहुंचाई जाएगी केंद्र की तंत्र का तंत्र की तरफ। ठीक है, सूचना प्रसारण होगा, यहां पर पेशी ऊतक की तरफ जाएगा, पेशी संकुचन होगा, अनुक्रिया हो जाएगी। चलो यहां देखो, विद्युत संकेत, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्र का तंत्र से जुड़ी हो। तंत्र का तंत्र से जुड़ी हुई होगी तभी तो न्यूरल सिस्टम उसमें काम कर पाएगा। सोचने वाली बात है।
एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न होने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। और पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, इसीलिए आपको बता दें उनमें उनको जब काटते हैं तो माना जाता है उनको दर्द इतना महसूस नहीं होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना भाई। बहुत गर्मी पड़ रही है, फैन वगैरह भी चल रहे हैं भाई, एसी तो नहीं लगी हुई हमारी क्लास में, है ना, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। पौधों में समन्वय, तो पौधों में गति के आधार पर गति, वृद्धि का गति पर निर्भर ना होना या वृद्धि पर निर्भर गति। तो उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया कुछ दे रखे हैं, वृद्धि पर निर्भर ना होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे छूने पर छुई मुई के पौधे जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप टच करते हो तो उसका जो लिक्विड होता है वो कोशिका से पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, आगे देखो, वृद्धि के कारण गति, ये अनुवर्ती गतियां होती हैं। जैसे प्रतान जो होता है ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान वह भाग है जो वस्तु से दूर होता है ना, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ से लिपट जाता है। तो प्रकाशानुवर्ती प्रकाश की तरफ गति करेगा। गुरुत्वानुवर्ती पृथ्वी की तरफ गति करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति करेगा। रसायनुवर्तन गति परागनलिका की अंडाशय की तरफ गति करी जाती है। जलानुवर्तन पानी की तरफ जड़ों की गति की जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को हम बता दें, ये इस तरीके की विभिन्न प्रकार की गतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ पादप हार्मोन हैं, जैसे ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनेगा, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करेगा और प्रकाशानुवर्तन में सहायता करने का मुख्य काम करता है। जिब्रेलिन ये क्या करेगा, तने की लंबाई में वृद्धि करेगा। जैसे गन्ना है, गन्ने की लंबाई में बड़ी करनी है तो हम क्या काम करेंगे, जिब्रेलिन हार्मोन को डाल देंगे। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। और लास्ट एब्सिसिक अम्ल जो होता है वृद्धि को संदमन करेगा, पत्तियों को मुरझा देगा। तनाव हार्मोन इसी को कहेंगे। और एक हार्मोन होता है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन जो होता है फलों को पकाने वाला हार्मोन माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो जंतुओं के हार्मोन भी देख लो, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, देखिएगा। अच्छा पॉइंट है, थायरोक्सिन हार्मोन अवटु ग्रंथि से निकलेगा। अवटु ग्रंथि जो को बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि कहां पर होगी, तो बोलेंगे थायराइड ग्रंथि जो होती है गर्दन में पाई जाएगी। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा काम क्या करेगा, तो बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने का ये मुख्य काम करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। पीयूष ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो कि मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। वृद्धि हार्मोन वृद्धि व विकास का नियंत्रण करने का यह मुख्य काम करता है। ठीक है ना, आगे एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क से निकलेगा। अधिवृक्क वृक्क के ऊपर होती है, बीपी को कंट्रोल करेगा, हृदय की धड़कन जो होगा उसको भी कंट्रोल करेगा। इसी को आपातकालीन हार्मोन भी बोलते हैं और इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है ना, इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, जो उदर के नीचे होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। और इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका जो होती है, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज बीमारी हो जाती है। अगला है लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये वृषण से निकलेगा, पेट के निचले हिस्से में होगा, यौना रम से संबंधित है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का विकास होना, ये सभी चीजें जो है इससे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और लड़कियों में निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि अंडाशय से निकलेगा। लड़कियों में एमसी चक्र का शुरू होना, लड़कियों की आवाज का सुरीलापन होना, लड़कियों का स्तनों का विकास होना, ये सभी एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। आपने सुना होगा कि टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिससे गॉइटर बीमारी हो जाती है। तो गॉइटर बीमारी में गला फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, ये भी आप लोग ध्यान
रखिएगा, ठीक है ना। चलो, मधुमेह डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त शर्करा स्तर का बढ़ जाता है, मतलब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ये बढ़ती इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर कारण क्या है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रण करने का काम करता है। उपचार क्या है, तो बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन के हम क्या कराएंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, ठीक है ना। क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में सही समय पर स्रावित हो, ठीक है। रक्त में शर्करा के नियंत्रण के लिए विधि, तो आपको बता दें, अगर हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी होगी तो भी बीमारियां होती हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स की वृद्धि हो जाएगी तो भी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो होते हैं एक निश्चित मात्रा में ही होने चाहिए, कम ज्यादा होने पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट फास्ट रिवीजन आप लोगों का करा दिया पूरी वन शॉट वीडियो में, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कुछ चीजों को सीख सकें, ठीक है। अगर आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, पूरा 9th और 10th क्लास का मैंने जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, वो सब करा चुका हूं। उसके साथ अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, तो भी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहां पर जाकर आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को आसानी से देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।